हाँ जी, नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। नाम है इसका सेंट्रल बैंक एंड मनी क्रिएशन। अब सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है? इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक इज आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के। इट्स लाइक बैंकर्स बैंक, वो बैंकों का बैंक है। बैंकों को लाइसेंस देना इंडिया के अंदर, बैंकों को रेगुलेट करना, एक्ट को रेगुलेट करना, बैंक काम कैसे करेंगे। बैंक के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो लैंडिंग और फाइनेंसिंग का काम कर सकते हैं, जैसे कि एनबीएफसीज हो गए, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस हो गए। तो इन सबको रेगुलेट करने का जो काम है वो किसका है? आरबीआई का है। तो आरबीआई यहाँ पे क्या है? रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक है। अलग अलग कंट्रीज में, हर कंट्री में क्या होता है, अपने हिसाब से वो लोग एक आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक बना लेते हैं। तो आरबीआई जो है इंडिया के अंदर, सेंट्रल बैंक जो है इंडिया का, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। अब इसके अलावा जितने फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, बट वो किसी काम के नहीं है, तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया। जैसे कि आरबीआई का एक फंक्शन है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नहीं याद करना। आरबीआई के कुछ अदर फंक्शंस है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, नहीं याद करना। तो हम बात करेंगे आरबीआई के मेन फंक्शंस के बारे में। कुल मिला के आपके पास ये जो मेन फंक्शंस है आरबीआई के, ये 7 से 8 मेन फंक्शंस है जिनके बारे में अपने को बात करनी है। तो 7 फंक्शंस आपके सामने हैं आरबीआई के। आरबीआई क्या क्या काम करेगा, सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करेगा, तो वो सुनिए। इसका मतलब है ये जो 7 फंक्शंस है, ये है 4C2BL। 4C2BL मतलब 4 C वाले पॉइंट्स आएंगे, 2 B वाले पॉइंट्स हैं और एक L वाला पॉइंट है। तो 4 C वाले पॉइंट ढूंढते हैं सबसे पहले। ये जो सबसे पहले जो 4 C वाले पॉइंट है वो है करेंसी अथॉरिटी। इंडिया के अंदर करेंसी छापने की, करेंसी बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है, किसी और के पास नहीं है। पुराने टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी 1 रुपए के नोट को बनाने की जिम्मेदारी थी। आजकल 1 रुपए का नोट बनता है नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ करेंसी जो है वो किसका है? आरबीआई का काम। आरबीआई के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता था। भाई आरबीआई बैंकर्स बैंक, आरबीआई यहां से नोट छापेगा और नोट छाप के सारे बैंक्स को सर्कुलेट करेगा और बैंक्स के थ्रू पब्लिक के पास चले जाएंगे। इससे बेस्ट और कोई सोर्स हो नहीं सकता था गवर्नमेंट के पास में सर्कुलेशन का, क्योंकि सरकार भी अगर नोट छापती है तो नोट छाप के किसको देती? सरकार भी नोट की प्रिंटिंग करती तो बैंक्स को ही देती, और बैंक्स को नोट की प्रिंटिंग कहां से मिल जानी चाहिए? डायरेक्टली आरबीआई से मिल जानी चाहिए। तो यानी कि आरबीआई का जो सबसे पहले प्राइमरी काम होता है वो है करेंसी अथॉरिटी। आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी इन इंडिया जो करेंसी छाप सकती है, सर्कुलेट करवा सकती है, कोई करेंसी को बंद कर सकती है, उसको रिप्लेस कर सकती है, वो आरबीआई का काम है। ठीक है, मैं डीमोनेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो सरकार का एक्शन है, बट पुरानी करेंसी की जगह नई करेंसी का प्रिंट आउट निकालना, ठीक है, मतलब जो करेंसी धीरे धीरे चेंज होती रहती है ना। डीमोनेटाइजेशन तो एकदम से करेंसी को बंद कर दिया। सरकार ने करेंसी को बंद नहीं करा, बस करेंसी को चेंज कर दिया। धीरे धीरे सरकार क्या करती जाती है? करेंसी को चेंज करती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नए वाले नोट आ गए, 100 रुपए के पुराने वाले नोट भी हैं, और 100 रुपए के एक वो उससे भी पुराने वाले नोट आपने कभी देखे हैं जिसपे वो दैट अशोक का सिंबल बना होता था या फिर कुछ, ठीक है, जिसमें मतलब वो दैट जो शेर वाले सिंबल्स है ना, ठीक है, वो बने होते हैं। अगर आपने गांधी जी जिसपे नहीं होते, ऐसे करेंसी नोट देखे हैं, वो चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। हो सकता है आपने नहीं देखा हो, बट मतलब है ना कि 1-2 तो मिल जाते हैं। तो ये जो पुराने वाले जो नोट होते हैं ना, जैसे जैसे वो आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई उनको स्क्रैप कर देती है, उनको फाड़ देती है, खत्म कर देती है, और उनकी जगह पे नए नोट प्रिंट कर देती है। तो फिर क्या होता है? वही सेम सीक्वेंस वाले, सेम सीरीज वाले नए नोट मार्केट में सर्कुलेट हो जाते हैं। ये सारा का सारा काम किसका होता है? आरबीआई का। तो आरबीआई इज व्हाट? आरबीआई इज द करेंसी अथॉरिटी। 4 सी में से 1 सी कंप्लीट हो गया। सेकंड सी, कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले चैप्टर के अंदर कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अल्टीमेटली किसके पास रहता है? आरबीआई के पास। यानी कि कंट्री में जो भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो आरबीआई के पास, जो भी जाएगा वो आरबीआई के पास से एट द एंड सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज की जो कस्टडी है वो किसके पास रहेगी? आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी और के पास नहीं रहेगी। तो नेशन का जो भी रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, उसकी कस्टडी किसको देखनी पड़ती है? आरबीआई को। 4C में से 2C कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, आरबीआई क्या करता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जो आपके चेक्स वगैरह की क्लियरिंग होती है ना, कि चेक, एक बैंक का चेक आपके पास आ गया, अब आपके पास आ गया,
आपका बैंक है SBI, बट आपके पास चेक है HDFC का। अब SBI का आपका SBI में अकाउंट है, बट HDFC का चेक से पैसा कैसे आएगा? वो सारा का सारा जो सेटलमेंट और क्लियरिंग का काम है वो कौन करता है? RBI करता है। तो क्लियरिंग और सेटलमेंट का जो काम है वो RBI करता है। इट इज द फंक्शन ऑफ RBI कि जो चेक्स वगैरह होते हैं, जो बैंक्स वगैरह होते हैं, दे आर मतलब जितने भी बैंक्स हैं उन सबके अकाउंट होते हैं RBI के अंदर। सारे के सारे चेक्स अल्टीमेटली सेटलमेंट के लिए कहाँ जाते हैं? RBI के पास, और RBI के थ्रू वो क्या होते हैं? डायरेक्टली अकाउंट्स में सेटल हो जाते हैं। जैसे SBI को HDFC बैंक को 25 लाख रुपए देने हैं, ठीक, तो वो RBI डायरेक्टली क्या कर देगा? अकाउंट से काट के उसके अकाउंट में क्रेडिट करवा देगा, और सच में उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इजीली काम हो जाता है ये। आगे लिखा है इसके अंदर सी, लास्ट सी है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इंडिया के अंदर जितना भी मनी का सप्लाई होता है, क्रेडिट का क्रिएशन होता है, वो सब कौन करता है? RBI, बैंक्स के थ्रू होता है। RBI जब चाहे तब क्रेडिट क्रिएशन को कम कर सकता है, मनी सप्लाई को रोक सकता है। जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? RBI डिसाइड करता है। बैंक रेट RBI, SLR, CRR RBI डिसाइड करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस कौन करेगा? RBI करेगा। सो RBI के पास कुछ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। क्या है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स है। कौन से? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। किसको कंट्रोल करने के? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। तो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के तरीके, पावर किसके पास है? RBI के पास। 4 C हो चुके हैं। पहला C करेंसी अथॉरिटी, ठीक है। इंडिया में करेंसी जो है वो कौन प्रिंट कर सकता है? सिर्फ RBI, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सारा का सारा जो नेशन का जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है वो अल्टीमेटली किसके पास होता है? उसका कस्टडी किसके पास है? RBI के पास, सेंट्रल बैंक के पास। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और लास्ट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। नेक्स्ट आता है अपना बी है 2, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर मतलब हर बैंक का जो अकाउंट है, हर बैंक का, ठीक है, वो RBI के पास होता है। एवरी सिंगल बैंक इज रिक्वायर्ड टू ओपन ए अकाउंट विद RBI, और उसी के अंदर RBI के अंदर उसको CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, जमा कराना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका पैसा RBI के पास पड़ा है, आपके करोड़ों रुपए RBI के पास पड़े हैं, तो RBI आपको कंट्रोल कर सकता है। पहली बात यह। दूसरा, अगर आपके बैंक को कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, जैसे येस बैंक है। अभी येस बैंक को ना बड़ी परेशानी हो गई थी। येस बैंक ना, आपको पता होगा, येस बैंक काफी डूबने की हालत में आ गया था, ठीक है। अभी भी कोई हालत इसकी सही हुई नहीं है, बट येस बैंक अभी भी काफी डाउनफॉल स्टेज पे ही चल रहा है। येस बैंक इज रियली गोइंग डाउन राइट नाउ भी। तो येस बैंक की क्योंकि इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है येस बैंक की, तो येस बैंक को आदत कैसे सुधारी? येस बैंक की हालत खराब हो गई थी, बंद होने के कगार पे आ गया था, पैसे ही नहीं थे येस बैंक के पास, सब लोग विड्रॉ कर रहे हैं, उसके पास पैसे ही नहीं होते, क्योंकि मनी क्रिएशन की वजह से। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि आपके पास सारा पैसा पड़ा होता है। आप तो SLR का एक रिक्वायरमेंट ही अपने पास रख सकते हो ना। बैंक के पास अगर 100 करोड़ के डिपॉजिट्स है, तो बैंक अपने पास 15 करोड़ रुपए रख सकता है। फॉर एग्जांपल 15 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़, बस। बैंक थोड़ी कोई 100 करोड़ के 100 करोड़ अपने पास रखेगा। अब आप लोग तो पैसा विड्रॉ करने के लिए आ गए, बैंक के पास है ही नहीं पैसा, तो बैंक आपको कहां से देता पैसा? तो ना बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में क्या हुआ? उस कंडीशन में यहां पे उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में RBI ने SBI को बोला कि सुन, एक काम कर, येस बैंक को एक्वायर कर ले। तो फिर SBI ने येस बैंक के 43% शेयर्स एक्वायर किए। तो अभी येस बैंक नहीं है, SBI का पार्ट बन चुका है, इसीलिए अब वो कोई दिक्कत नहीं है, येस बैंक अब चलेगा। हाँ, हो सकता है इसको सर्वाइव करने में आराम से चले, 10 साल लग जाए इसको, ठीक है, उठने में, वापस से शेयर का प्राइस नॉर्मल होने में, बट इट विल टेक टाइम। बट येस बैंक को अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि 43% शेयर्स आर विद SBI नाउ। बट ये डिसीजन किसने लिया? ये डिसीजन लिया RBI ने। तो RBI कौन है? RBI है एक तरीके से बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स का बैंक, और उनको उनके काम को सुपरवाइज करना, वो गड़बड़ ना कर दे, फ्रॉड ना कर दे, या उनको कहीं सजेशन एडवाइस की जरूरत होती है तो RBI प्रोवाइड करता है। लास्ट है इसमें बी, सेकंड बी है बैंकर टू द गवर्नमेंट। सरकार के खाते कहां होते हैं? RBI के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हमें लोन चाहिए फॉरेन बैंक से, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है IMF से लोन चाहिए हमें, पैसा कहां है? RBI के पास। तो बैंकों का, सरकार का जो बैंक है, गवर्नमेंट का जो बैंक है, वो कौन है? गवर्नमेंट का बैंक है RBI। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है L, दैट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब कि भाई जब तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो जो तुम्हारी मदद कर सकता है उसको कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट।
कि अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता खुला नहीं है, नथिंग इज ओपन फॉर यू, एंड दैट द पर्सन हु कैन हेल्प यू आउट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बता था ना, एक बंदा फंस गया, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको सामने वाले को निकलने के लिए पैसा देना ही पड़ेगा, किसी भी सिचुएशन में देना पड़ेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि भाई साहब आप कहीं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस गए हो, ठीक, तो आपको सामने वाले को क्या करना है? सामने वाले को पैसा देना चाहिए, देने के लिए पैसा नहीं है, तो उसमें जो लास्ट मोमेंट पे आपको पैसा दे सकता है ना, जब कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, तो वो है आरबीआई। तो जब एक बैंक किसी सिचुएशन में फंस जाता है, जैसे कि आरबीआई, जैसे कि यस बैंक फंस गया था, यस बैंक के पास पैसा नहीं था, तो यस बैंक को आखिरी में किसने सपोर्ट किया? आरबीआई ने सपोर्ट किया, आरबीआई ने उधार दिया। तो कोई भी बैंक, अगर आईसीआईसीआई बैंक के साथ अभी प्रॉब्लम हो गई थी, इश्यूज हो गए थे, कोई भी बैंक किसी भी सिचुएशन में अगर फंस जाता है, तो अल्टीमेटली कौन है जो वहां पे उसकी हेल्प करेगा, मदद करेगा? ठीक है, इट्स आरबीआई हु इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। क्या है वो? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ भाई? फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक एंड मनी क्रिएशन में? सबसे पहला सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस है? सबसे पहले है 4C2BL, 4C2BL, ठीक है, तो 4C आएंगे। पहले करेंसी अथॉरिटी, जितना भी नेशन का फॉरेन एक्सचेंज है कौन मेंटेन करेगा? आरबीआई, कस्टोडियन ऑफ दी, ठीक है, नेशंस रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे लिए मैं यहां पे क्या करूंगा? क्लियरिंग हाउस का काम करूंगा, और मनी सप्लाई का कंट्रोलर भी कौन है? आरबीआई है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन, वो भी आरबीआई। 4C2B, बैंकर बैंक, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, और बैंकर टू द गवर्नमेंट, और L लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, 4C2BL। तो क्या है? सी से क्या आया? पहला कौन सा है? कंट्रोलर, करेंसी अथॉरिटी, दूसरा कंट्रोल, कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तीसरा क्या है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन, और चौथा क्या आ गया? कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ठीक है। 4C2B, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, और दूसरा सरकार का बैंक, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, और लास्ट आता है L, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अब बात करते हैं किसके बारे में? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो मनी सप्लाई और क्रेडिट को कैसे रोकूंगा मैं, कैसे कंट्रोल करूंगा? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कैसे होगा? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। अब देखिए कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कैसे काम करता है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कैसे काम करता है भैया? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, अब सरकार के हाथ में सारा कंट्रोल है, आरबीआई के हाथ में सारा कंट्रोल है, तो आरबीआई यहां पे क्या करता है? दो तरीके के मेजर अप्लाई करता है। कितने तरीके के मेजर्स अप्लाई करता है? दो। पहला होता है क्वांटिटेटिव मेजर और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेजर। पहला होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेजर्स, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स, तो क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, देयर आर टू मेजर्स, दो तरीके हैं। किस चीज के लिए? ठीक है, मार्केट में, इकोनॉमी के अंदर मनी को कंट्रोल करने में, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, दो मेजर्स हैं, क्वालिटेटिव एंड, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें बैंक रेट, बैंक रेट। हाँ भाई, बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट क्या होता है?
जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक, नॉर्मल किसी बैंक को लोन देता है, उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है बैंक रेट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रेट? बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई एक्सटेंड्स लोन, आरबीआई एक्सटेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, उसको कहते हैं बैंक रेट। तो अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा भाई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन पे और डिफ्लेशन पे क्या आएगा? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई। जैसे ही महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? आरबीआई को लगता है मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर लो, मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर लो, तो आरबीआई क्या कर देगा? बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। ठीक, बैंक रेट को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों को पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई क्या कर देगा? बैंक रेट को सस्ता कर देगा। सिंपल। इससे क्या होगा? बैंक को लोन सस्ते में मिलेगा और बैंक आगे भी सस्ते में लोन दे सकेगी। ओके, बैंक को लोन सस्ते में मिलेगा और बैंक आगे भी लोन सस्ते में दे सकेगी। सबसे पहला हो गया क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर कौन सा? बैंक रेट। चलो अब दूसरे की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं बैंक रेट के बाद। बैंक रेट के बाद आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को प्यार से अपन ओएमओ बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब सरकार के पास क्या होते हैं? कुछ बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं। देयर आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब गवर्नमेंट को लगता है कि क्या है? इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन, महंगाई चल रही है। सरकार को लगता है महंगाई चल रही है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, तो आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो मार्केट में क्या कर देगी? रिलीज कर देगी, इश्यू कर देगी। जैसे ही इन्होंने क्या कर दिया? गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू कर दिए, तो लोगों के हाथ में जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो, कि उनको लगेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटी है, सरकार तो कौन सा पैसा लेके भागेगी, टेंशन नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग इन्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। कहां पे इन्वेस्ट कर देंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। तो क्या बोलता है? जब इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, महंगाई हो जाती है मतलब इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वो लोग इन्वेस्ट कर देंगे। तो आरबीआई क्या कर सकता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू कर सकता है। और डिफ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन चल रही है, मंदी चल रही है, तो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इनको क्या कर दिया जाएगा? इनको रिडीम कर दिया जाएगा, इनको परचेज कर लिया जाएगा मार्केट से। ठीक है, इनको मार्केट से परचेज कर लिया जाएगा। मार्केट से परचेज करना मतलब इनको रिडीम करना। तो जैसे ही परचेज करेंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा? कैश रिलीज हो जाएगा, कैश रिलीज हो जाएगा, पैसा रिलीज हो जाएगा मार्केट में। तो जैसे आप इशू करोगे, सेल करोगे, पैसा गायब मार्केट से, और जैसे आपने क्या किया? रिडीम कर दिया, मार्केट में पैसा फिर से आ जाएगा। तीसरा आता है आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है भाई? आपके टोटल डिपॉजिट का एक छोटा सा परसेंट आपको आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, उसको सीआरआर कहते हैं। तो टोटल डिपॉजिट्स का, बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का एक परसेंट आपको, एक स्पेसिफाइड परसेंट आपको आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सीआरआर। तो सीआरआर जो है आरबीआई के पास रखवाया जाता है। इन्फ्लेशन के अंदर क्या करेंगे? सीआरआर को बढ़ा देंगे, सीआरआर इंक्रीज हो जाएगा इन्फ्लेशन के अंदर, तो इससे क्या होगा? बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे, बैंक को आरबीआई को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन कम करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर डिफ्लेशन हो जाता है तो सीआरआर क्या हो जाएगा? रिड्यूस। सीआरआर क्या हो जाएगा? रिड्यूस। जैसे ही सीआरआर गिर गया तो बैंक के पास पैसा ज्यादा बचेगा, क्योंकि बैंक को आरबीआई को कम पैसे देने। लेट्स से आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है सीआरआर 5%, इन्फ्लेशन पे 5% कर दिया, तो बैंक के पास 100 रुपए आते हैं ना, तो 5 रुपए तो आरबीआई के पास देने पड़ेंगे कंपलसरी। ऑन दी अदर हैंड इमेजिन करो कि बैंक ने क्या कर दिया? सीआरआर को आरबीआई ने क्या कर दिया? 3%। अब 3% ही देने, तो 97% लोनेबल मनी हो जाएगा।
दैट इज कॉल्ड एज सीआरआर। इन्फ्लेशन पे सीआरआर बढ़ेगा, डिफ्लेशन पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, टोटल डिपॉजिट्स का जो परसेंट बैंक को अपने पास रखना पड़ता है इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन दी फॉर्म ऑफ, ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स, इस तरीके से जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज एसएलआर। उसको क्या कहते हैं? एसएलआर कहते हैं। ठीक है, स्पेशल लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ता है। कौन से फॉर्म में रखना पड़ता है? स्पेशल लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ता है बैंक को अपने पास, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज एसएलआर। इसको एसएलआर कहा जाता है। तो बैंक इसको अपने पास मेंटेन करता है एसएलआर को। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन में एसएलआर के रेट को क्या कर दिया जाएगा? एसएलआर को इंक्रीज कर दिया जाएगा। एसएलआर को इंक्रीज कर दिया जाएगा यानी कि बैंक को अपने पास ज्यादा पैसे रखना है, तो बैंक लोन नहीं दे सकता, और डिफ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है, तो एसएलआर की रेट को क्या कर दिया जाएगा? एसएलआर की रेट को गिरा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि बैंक क्या कर सकता है? आराम से ज्यादा पैसे का लोन दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसएलआर कर रखा है 20% इन्फ्लेशन में, और डिफ्लेशन में कर दिया 15%, तो बैंक क्या करेगा? 5% ज्यादा लोन दे सकता है। 5% से मल्टीप्लाई करते करते बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है इकोनॉमी के अंदर। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए या बैंक क्या करता है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी या जो अच्छी क्वालिटी के जो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं उसको डिस्काउंट करवाता है जिस रेट पे आरबीआई से, या आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेता है उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं उसे? रेपो रेट। तो रेपो रेट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से जो आपने लोन लिया है, बैंक ने आरबीआई से जो लोन लिया है, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट एक डिपॉजिट रेट होती है। आरबीआई कहता है कि ये मेरे पास एक डिपॉजिट रेट है। डिपॉजिट रेट मतलब कि अगर आप चाहो तो बैंक जो है वो पैसा किसको दे देंगे? आरबीआई के पास रखवा सकते हैं। ठीक है, आरबीआई वहां पे इंटरेस्ट दे देगा। अगर इन्फ्लेशन चलेगा तो जैसे बैंक रेट को बढ़ा दिया वैसे रेपो रेट को भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जैसे बैंक रेट बढ़ा दिया तो वैसे रेपो रेट को बढ़ा देंगे, महंगाई हो जाएगी, आप लोन नहीं दे सकते। और डिफ्लेशन में क्या कर देंगे? रेपो रेट को सस्ता कर देंगे ताकि आप आराम से ज्यादा लोन दे सको। इन्फ्लेशन के केस में बैंक क्या करता है? इन्फ्लेशन के केस में बैंक रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा देता है। इन्फ्लेशन के केस में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो इससे बैंक को लगेगा कि एक काम करते हैं, आरबीआई के पास फंड्स रखवा देता हूं मार्केट में देने की बजाय। तो मार्केट में किसी को लोन देने के बजाय मैं किसके पास फंड्स रखवा दूं? आरबीआई के पास, तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। और डिफ्लेशन में आरबीआई क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस कर देता है कि भाई तो मेरे पास पैसे मत रखवा, मार्केट में उधार दे जाके, क्योंकि मार्केट में पैसे की जरूरत है। डन? चलिए आगे देखें। क्वालिटेटिव मेजर्स, फिर क्रेडिट क्रिएशन चालू करेंगे। डन? क्लैरिटी? सुनिए अब आगे। अब अपन बात करते हैं, भाई ये तो अपना हो गया, कौन सा था ये तो अपने पास था क्वांटिटेटिव मेजर। अब क्वालिटेटिव मेजर के बारे में बात करते हैं। अब क्वालिटेटिव मेजर्स जो हैं, क्वालिटेटिव मेजर के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें क्वालिटेटिव मेजर्स के नाम पे अपने पास 3 मेजर्स हैं। पहला है हमारे पास रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। पहला है हमारे पास रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, दूसरा है हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट, और तीसरा है हमारे पास मॉरल प्रेशर। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब कि कौन से सेगमेंट में
एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, किसमें कितना लोन दे सकते हैं, किसमें कितना लोन देना अलाउड होगा, इसको कहते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। सरकार यहां पे क्या करती है, आरबीआई यहां पे डिसाइड करती है, क्लियरली बोल देती है कि भाई आप मैक्सिमम इतना लोन दे सकते हो, इस एरिया में, इस फील्ड में इतना ही लोन चलेगा, तो उसको कहते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि भैया एक लिमिट डिसाइड करना कि आप इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते, इसको कहते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्या कहते हैं इसे? रेशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं कि आप इस एरिया में, इस फील्ड में, इस सेगमेंट में इससे ज्यादा उधार नहीं दे सकते। इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। मतलब एक लिमिट पुट करना कि आप इतना ही उधार दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इसको कहते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। दूसरा आता है आपका, जो मैंने आपको कहा कि मॉरल प्रेशर। मॉरल प्रेशर का मतलब होता है कि आरबीआई सीधे सीधे फोन करके धमकाता है बैंक को कि भाई साहब लोन नहीं देना, मतलब नहीं देना, खत्म बात। ठीक है, मतलब आरबीआई सीधे सीधे रिक्वायरमेंट रखेगा, लोन नहीं देना है मतलब नहीं देना है। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या आ गया? रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। दूसरा आ गया मॉरल प्रेशर, और तीसरा मैंने आपको बताया मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में बैंक क्या करता है? मार्जिन बढ़ा देता है। जैसे कि पहले आपको, जैसे अभी आप पता है गाड़ी का लोन लेने जाओगे ना, गाड़ी लेने जाओगे तो जैसे 10 लाख की गाड़ी है ना, तो एक शोरूम प्राइस 10 लाख है, तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, नहीं तो आराम से 9.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। 95% तक का लोन दे देती है कंपनीज आजकल, 100%, 95% से 100% तक का। बट जैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो पता है आरबीआई क्या करेगा? बोले एक काम करो, इसको मार्जिन को 90% कर दो, 80% कर दो। तो बहुत सारे लोग तो क्या है, प्रोडक्ट लेंगे नहीं। जैसे किसी को घर लेना है, घर हाउस लोन लेना है, तो हाउस लोन की मार्जिन रिक्वायरमेंट है 15%, 85% सरकार बैंक दे देगी, 15% आप दे दो। इसी को वो 90% भी कर देते हैं, मार्जिन को बढ़ा दिया कि हम आपको 90% तक लोन दे सकते हैं, 95% तक लोन दे सकते हैं, कि भाई हम पूरा लोन दे, 100% तक लोन दे देते हैं, रजिस्ट्री आप करवा लो, इतना तक लोन चला जाता है आजकल। और अगर इनको नहीं देना तो 70% भी कर सकते हैं, बोले भाई साहब प्रॉपर्टी का 70% ही मिलेगा आपको, ठीक है 70%। तो क्वालिटेटिव मेजर्स में 3 चीजें हो गई। क्या क्या हो गया? सबसे पहले एक तो बताया मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, दूसरा बताया मैंने आपको रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, और तीसरा बताया मैंने आपको मॉरल प्रेशर। मॉरल प्रेशर, ये 3 चीजें हैं जिसको अपन कहते हैं क्वालिटेटिव मेजर। बस एक लास्ट टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन, बाकी चैप्टर कंप्लीट।